नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसमें ही कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के जो तुलनात्मक राजनीति के बारे में हमने अध्ययन किया। उसकी परिभाषाओं के आधार पर हमने इसके दो प्रकारों को ध्यान में रखने की कोशिश की, जिससे कि हम तुलनात्मक राजनीति को समझ सकें। तो उसमें हमने लंबात्मक तुलनात्मक राजनीति और क्षितिजीय तुलनात्मक राजनीति के बारे में बात करने का प्रयास किया था। तो हम आज इसको बढ़ाते हुए आगे जो क्षितिजीय तुलनात्मक राजनीति है उसके बारे में बात करेंगे, यानी तुलनात्मक राजनीति का क्षितिजीय अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी दूसरी धारणा के अनुसार यह राष्ट्रीय सरकारों का क्षितिजीय तुलनात्मक अध्ययन है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में से अधिकांशतः इस धारणा से सहमत है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्यों की पूर्ति इसी प्रकार की तुलना से होती है। ऐसी तुलना का महत्व भी रहता है। इससे ही ऐसे सामान्यीकरण संभव होते हैं जिससे हर सामान्य व विचित्र राजनीतिक व्यवहार को समझ व विश्लेषित किया जा सके। इसलिए तुलनात्मक राजनीति की यह धारणा इसकी सही प्रकृति का चित्रण करती हुई मानी जाती है। अतः अगर तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों का क्षितिजीय तुलना है तो इसमें दो संभावनाएं सम्मिलित दिखाई देती हैं। पहले तो यह कि तुलना एक ही देश की विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में हो सकती हैं। यह है कि तुलना एक ही देश की विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में हो सकती हैं, तथा दूसरी उन राष्ट्रीय सरकारों में जो संपूर्ण विश्व में विद्यमान हैं हो सकती हैं। तुलनात्मक राजनीति की इस धारणा को इन दोनों ही संभावनाओं का विस्तृत विवेचन कर इसकी स्पष्टीकरण करना सरल होगा। जो हमने पहले लंबात्मक अध्ययन किया था उसमें एक ही देश में विभिन्न कालों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया था। अब जो हम क्षितिजीय तुलना करेंगे उसमें दो बातें होंगी। उसमें पहली बात है कि एक देश की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना, यानी एक देश है उसकी जो भी राष्ट्रीय सरकारें हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कराना। जबकि पिछले वाले में क्या था कि एक देश में विभिन्न स्तरों पर जो सरकारें होती हैं उनका अध्ययन कराना था। एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना तुलनात्मक राजनीति में होनी चाहिए। इस प्रकार की तुलनाओं से तुलनात्मक राजनीति का विचार क्षितिज विस्तृत होता है। हर राज्य की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। वर्तमान की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहारों को तुलनात्मक विश्लेषण अतीत के संदर्भ में ही व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। एक ही देश में जो विभिन्न राष्ट्रीय सरकारें हुई हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना भी आवश्यक है। जैसे अगर मान लें कि वर्तमान समय में जो मोदी सरकार है उसकी हम पुराने जितने भी सरकारें उनसे तुलना करें। इसी अतीत के यान के संदर्भ में वर्तमान राजनीति व्यवहार की प्रकृति को समझना संभव है। इसमें यदि इतिहास को एक क्षितिज निरंतर रेख के रूप में रखें तो भारत के संदर्भ में तुलना प्राचीन भारत के राष्ट्रीय सरकारों, मध्यकालीन भारत, ब्रिटिशकालीन भारत की राष्ट्रीय सरकारों तथा आधुनिक स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकारों की जा सकती है। जैसे ये जो चार्ट दे रखा है इसमें इसको समझ सकते हैं, जो एक देशीय राष्ट्रीय सरकारों की तुलना है। इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में अधिक उपयोगी बन जाता है, क्योंकि इतिहास में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनको क्रमिक विकास व प्रभाव दिखाई देता है। सिस्टेमेटिक जो भी इवेंट्स होते हैं उनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। इस प्रकार के विकास की सामग्री से इतिहास में उपलब्ध होती है और किसी की राजनीतिक संस्कृति का आधार बनती है। इस सामग्री के आधार पर किसी सरकार का समय निरंतर पर अंकन करके उनमें तुलना की जा सकती है। इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन को अगर आवश्यक हो तो अधिक गहन भी बनाया जा सकता है। अब इसको वर्तमान समय से देख सकते हैं, यानी पहले हमने स्वतंत्र भारत से पूर्व की सरकारों का अध्ययन किया, राष्ट्रीय सरकारों का, और अब हम बात करते हैं जो स्वतंत्र भारत के बाद की सरकारें हैं, विभिन्न कालों की सरकारें हैं, उनका अध्ययन किया। जैसे नेहरू युग, शास्त्री युग, इंदिरा गांधी युग, और फिर बाद में गठबंधन की सरकारों का युग, और वर्तमान समय में जैसे मोदी सरकार को ले सकते हैं। फिर जब इंदिरा गांधी के युग का अध्ययन करेंगे तो इंदिरा गांधी के युग में भी अलग अलग चरण बांट सकते हैं। तो राष्ट्रीय सरकारों की यह समस्तरीय
तुलना अवश्य ही ऐतिहासिक संदर्भ में की जा सकती है, परंतु इसके लिए ये ज़रूरी है कि हर काल की राष्ट्रीय सरकार के बारे में समान जानकारी व तथ्य उपलब्ध हों। हमें फैक्ट्स का पता होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुलना संभव ही नहीं होगी। तुलना के लिए केवल तथ्य ही काफ़ी नहीं है, वरन इन तथ्यों में सुस्पष्ट आधार भी हो। यहाँ यह समस्या उत्पन्न होती है कि क्या पहले तथ्यों के आधार पर निश्चित किए जाएं या तथ्य एकत्रित करके आधार खोजे जाएं। पहले आधार निश्चित कर तथ्य एकत्रित करना आवश्यक कार्य व्यावहारिक नहीं लगता कि पहले आधार निश्चित करो और फिर तथ्य इकट्ठे करो, यह व्यावहारिक नहीं है। इससे तो तथ्यों का संकलन ही संभव नहीं होगा। जो आंकड़े आधारों की कसौटी पर नहीं उतरेंगे उनको ऐसी व्यवस्था में एकत्र ही नहीं किया जा सकता। इसलिए आंकड़े पहले संकलित करके बाद में उनके आधार देखे जाएं। इस प्रकार राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक आधार पर तुलना विभिन्न तथ्यों को सुस्थिर आधार प्रदान करके करनी चाहिए, जिससे एक से विषय परिधि में की गई तुलना राजनीतिक व्यवहार के बारे में कुछ सामान्यीकरण संभव बनाए जा सके। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में ऐतिहासिक संदर्भी राष्ट्रीय सरकारों की समस्तरीय तुलना की जाती है। इस प्रकार की तुलना का अपना अलग महत्व भी है, परंतु तुलनात्मक राजनीति में यही काफ़ी नहीं है। इसकी इस शास्त्र में सीमित उपयोगिता ही है। इससे केवल एक राज्य की राष्ट्रीय सरकारों को विभिन्न कालों में समझने में ही सहायता मिलती है। उस राष्ट्र से भिन्न प्रकार की संस्कृति, सभ्यता व संगठन वाले राज्य में संचालित सरकार की प्रकृति व राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा भी वर्तमान सरकार और अतीतकालीन सरकारों में तुलना के लिए आवश्यक समान विषय परिधि संभव नहीं होती। ऐसी तुलनाएं राजनीतिक व्यवहार की गत्यात्मकताओं को, डायनेमिक्स को केवल संस्थात्मक सतह तक ही संभव रखती है। इस कारण तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों में प्रसिद्ध राष्ट्रीय सरकारों के संबंधित राजनीतिक व्यवहारों की तुलना करना अधिक उपयोगी होगा। दूसरा है समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की क्षितिज तुलना। हमने पहले भाग में कर लिया कि अपने राष्ट्र की, एक राष्ट्र की, और फिर अब समकालीन विश्व में, अब तात्कालिक विश्व में, तात्कालिक समय में विश्व में अनेकों सरकारों का हम अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी सर्वमान्य धारणा आज यही है कि समकालीन विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। जीन ब्लंडेल इसके समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है, वह है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंध, राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन करना। हम जो तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं उसमें इसी बिंदु को फोकस करने के प्रयास करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि हम हमारे देश की राजनीति का आगे अगर अध्ययन करें तो उसमें एक सी समानताएं दिखेंगी, लेकिन हमें अगर वास्तव में कुछ निष्कर्ष निकालना है तो हमें विभिन्न राष्ट्रों की, विश्व में जो भी राष्ट्र हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, और इस बात को ब्लंडेल ने भी कह दिया। अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र अभी भी सीमांकन की आवश्यक अवस्था में है। इसके विषय क्षेत्र के निर्माण अवस्था के कारण ही जी.के. रॉबर्ट्स ने अपने एक नवीन लेख कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में यह लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और सब कुछ है या वह कुछ भी नहीं। अर्थात एक तरह से यह अभी द्वंद्व का मुद्दा है कि तुलनात्मक राजनीति को क्या कहें। दूसरी तरफ इसके क्षेत्र की अत्यधिक संकुचित अवधारणा भी है और इसे स्वतंत्र अनुशासन की अवस्था से भी वंचित कर देती है, संकुचित चीज़। इसलिए इसके विषय क्षेत्र की प्रमुख समस्या यह बन जाती है कि तुलनात्मक राजनीति में किसको तो शामिल करें और किसको छोड़ दें। और ये प्रश्न उठता है कि राजनीति संबंधी किसी पहलू को, इसके अध्ययन को सम्मिलित करने या नहीं करने का आधार क्या हो। अगर किसी चीज़ को छोड़ें और ग्रहण करें तो उसका आधार क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी द्वंद्व पैदा हो जाता है। विषय क्षेत्र की सीमांकन की यह समस्या इस कारण और भी उलझी हुई लगती है कि इसके विचारक अध्ययन पद्धतियों, परिवर्त्यों, विश्लेषण के उपागमों, सिद्धांतों के प्रकारों व विश्लेषण की इकाइयों पर भी एकमत नहीं हो पा रहे। यहाँ हैरी एक्सटीन की तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संबंध में यह कथन उद्धृत करना इस विवाद को गंभीरता का स्पष्टीकरण करने के लिए पर्याप्त होगा। एक्सटीन ने लिखा है कि सबसे अधिक
आधारभूत बात तुलनात्मक राजनीति के बारे में यह है कि आज यह एक ऐसा विषय है जिसमें अत्यधिक विवाद है, क्योंकि यह संक्रमण स्थिति में है, एक प्रकार की विश्लेषण शैली से दूसरे प्रकार की विश्लेषण शैली में प्रस्थान कर रहा है। इससे पता चल जाता है कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा व प्रकृति की तरह इसका विषय क्षेत्र भी विवाद का विषय बना हुआ है और इनमें परंपरावादियों व आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में डिफरेंसेस हैं, उनके विचारों में मतभेदता है। जिन ब्लोंडेल यह विवाद दो बातों से संबंध रखता है, पहला तुलनात्मक राजनीति की सीमा संबंधी और दूसरा मानकों व व्यवहारों के पारस्परिक संबंधों संबंधी विवाद। इन दोनों का विस्तृत विश्लेषण करके ही तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र का निर्धारण किया जा सकता है। अब जो सीमा संबंधी विवाद है उसके बारे में हम बात करें तो इसमें कहाँ तक इसको बांधा जाए, तो हम इसके कुछ एक बिंदु लेंगे। कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण, अर्थात हम या तो कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण का ही अध्ययन करें। दूसरा है इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण कि किन किन को इसमें व्यावहारिक दृष्टि से शामिल किया जाए, और इसके समर्थक व्यवहारवादी भी कहे जा सकते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण के बाद हम बात करते हैं इसके जो परीक्षण करना है, इसके 3 स्तर पर हम परीक्षण कर सकते हैं। मूल्यों व गंतव्यों का नियमन, मूल्यों को आत्मसात करना या निर्दिष्ट निर्णयों में रूपांतरण, और निर्णयों का क्रियान्वयन। यानी मूल्यों व गंतव्यों का नियमन करना चाहिए, हमें वैल्यूज़ एंड गोल्स का फॉर्मुलेशन करना चाहिए, हमें फॉर्मूला सेट करना होगा। दूसरा है मूल्यों को आत्मसात करना व निर्दिष्ट निर्णयों की रूपांतरण, हम मूल्यों को ग्रहण करें और फिर उनका निर्देशन भी करें, निर्दिष्टीकरण भी करें, और निर्णयों का कार्यान्वयन भी ज़रूरी है। अब दूसरा है मानकों व व्यवहार के संबंध में विवाद। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र संबंधी दूसरा विवाद है, पहले तो सीमा संबंधी और अब है मानकों का व्यवहार के संबंध विवाद। जटिलताओं का जनक है। मानक की अभिव्यक्ति कानूनी प्रक्रिया व नियमों में होती है, परंतु राजनीतिक व्यवहार कई बार इन कानूनों के प्रतिकूल होता है और यही तुलनात्मक अध्ययन में पेचीदगियां, जटिलता उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति का हम अध्ययन करते हैं और तुलनात्मक राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है और इनमें क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं, या राजनीतिक विचारकों के सामने जो भी समस्याएं आती हैं उनका निराकरण किस प्रकार से हो, और हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किस प्रकार से करें, और इनमें जो भी समस्याएं आएँ उनका निराकरण किस आधार पर करें। धन्यवाद।